Assalamualaikum. Today our topic is regarding partition, which is one of the most important topic when it comes to Land Revenue Act. ये टॉपिक इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है because we need to understand that in Pakistan we live mostly, especially when it comes to villages, in a joint family system. और joint family system में normally जो land है उसको डिवाइड नहीं किया जाता, उसकी पार्टीशन नहीं की जाती। पार्टीशन का मतलब यहाँ पे कि उसको जो रिलेटिव शेयर्स हैं उसमें को शेयर्स के, उनको प्रॉपरली अलॉट किया जाए जिन जिन लोगों का उस लैंड में हिस्सा बनता है। और यानी कि बेसिकली इट इज़ दी अनडिवाइडेड इंटरेस्ट विच इज़ डिवाइडेड। तो इससे आपको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि पार्टीशन जो है वो कोई नई चीज़ क्रिएट नहीं कर रही, कि आप ये कहें कि उससे कोई न्यू टाइटल क्रिएट नहीं हो रहा। आप का टाइटल ऑलरेडी उस ज़मीन में मौजूद है। यानी कि को शेयरर का जो टाइटल होता है, ये याद रख लें, को शेयरर इज़ द ऑनर ऑफ अनपार्टीशनड लैंड। For example, if you have 2 acres of land and you are a co-sharer in that land, so it means until and unless that land is not divided, you are entitled to have interest in every inch of the land. क्योंकि देखें, लैंड अगर 200 एकड़ का रकबा है तो उसमें ये तो नहीं पता ना कि लैंड आपका ये शेयर है वो उस 200 एकड़ में किस जगह पे फॉल करता है। अब हो सकता है उस 200 एकड़ में पहाड़ भी हो, उस 200 एकड़ में कोई ज़रखेज़ ज़मीन का टुकड़ा भी हो। तो ये डिटरमिन करना कि आपका हिस्सा उन सारी जो चेंजेस हैं उसमें कहाँ कहाँ फॉल करता है, ये सब कुछ इसको करने के लिए पार्टीशन की प्रोसीडिंग होती है। Where agricultural land is under joint holding and joint owners want to get their share, they may apply for partitioning of their share in the land to revenue officers. One thing you should understand, if you are a joint owner, you are not forced to remain in joint ownership for the rest of your life. आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि अब आप जॉइंट ऑनर हैं तो आप सारी ज़िंदगी जॉइंट ऑनर ही रहें। ये नहीं कि ये आप इंटाइटल हैं इस चीज़ के कि आप अपनी लैंड को अलहदा करें, क्योंकि हो सकता है अपनी लैंड को अलहदा करके उस पर अपनी मर्ज़ी से वट एवर यू वॉन्ट टू हार्वेस्ट देयर, इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द नेचर ऑफ द लैंड, आप हो सकता है आप कहें नहीं जी मैंने अपना हिस्सा अलहदा करके मैंने उस पर कोई प्लाजा बनाना है या मैंने उस पर कोई घर बनाना है, तो एटलीस्ट यू विल बी, तो इसका ये फ़ायदा आपको होता है। लेकिन अगेन इसका मतलब ये नहीं कि कोई नई चीज़ क्रिएट नहीं हो रही, सिर्फ आपको आपका पोर्शन जिसके आप पहले से अहल थे वो दिया जा रहा है। ही इज़ अ शेयर होल्डर और जॉइंट ऑनर इन द लैंड हु हैज़ बिन रिकॉर्ड इन वाजिबुल अर्ज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट। यानी वाजिबुल अर्ज में भी उसका नाम है, जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में यानी कि उसका नाम होना चाहिए। जो मेन बात है वो है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में उसका नाम होना, यानी मिसलकियत में उसका नाम हो। पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ कोर्स वो दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। तो इस तरह अ डिक्री हैज़ इस्टेब्लिश इज राइट एज टू शेयर, या अगर उसका रिकॉर्ड ऑफ राइट में अगर नाम नहीं है तो जो डिक्री किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिक्री उसके हक में दी है और उस डिक्री में ये लिखा हुआ है कि भाई हाँ तुम्हारा शेयर बनता है, तब भी वो ऑनरशिप वो दे सकता है एप्लीकेशन। ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज हैव एग्जीक्यूटेड अ रिटन स्टेटमेंट इन द एडमिशन और डिनाइल देयर ऑफ, या जितनी और पार्टीज हैं उस लैंड, जिस लैंड की पार्टीशन आप करना चाहते हैं, तो जितने उसमें वो हैं वो सारे के सारे इसमें या डिनाई करें उस राइट को या एडमिट करें कि हाँ भाई इसका राइट बनता है, या डिनाई करें नहीं जी इसका राइट नहीं बनता। तो अगर डिनाई भी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बंदे का उस बंदे की कोई ना कोई वो एक वहाँ पे उसका इंटरेस्ट लाई करता है। ये अंडर सेक्शन 135 है। रिस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ पार्टीशनिंग अंडर सेक्शन 136। अब
कौन सी ऐसी, पहले तो आपको ये पता हो जाए कौन सी ऐसी लैंड है जिसकी पार्टीशन नहीं कर सकते। तो वो जो है वो बयान की गई है अंडर सेक्शन 136 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट। सो प्लेस ऑफ वर्शिप शेल नॉट बी पार्टीशन एट इज कंसिडर्ड कॉमन फॉर पीपल, यानी कि मस्जिद अगर बनी हुई है तो अब आप उसको तो डिवाइड नहीं कर सकते ना। बरियल प्लेस, ग्रेव यार्ड जो है ये भी नहीं होता इसमें। तो revenue officer may also refuse a partitioner when he thinks if it is inconvenient to shares other persons are interested in that place not to be partitioned directly or indirectly. The utility of such place is diminished for the person interested after partition. अच्छा ये नहीं, देखिए रेवेन्यू ऑफिसर के पास डिस्क्रिशन भी दे दी है लैंड रेवेन्यू एक्ट ने कि अगर वो समझता है भाई कोई लैंड ऐसी है, इफ द नेचर ऑफ द लैंड इज सच दैट इफ यू आर गोइंग टू डिवाइड दैट लैंड, इट्स यूटिलिटी जो उसका यानी कि उस लैंड की खासियत जो है, उस लैंड की जो यूटिलिटी है वो ही ख़त्म हो जाए, उसकी अफादियत ही ख़त्म हो जाए। अगर उस लैंड को डिवाइड किया जाए तो भी वो पार्टीशन रिफ्यूज़ कर सकता है। इसका मतलब कि रेवेन्यू ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी है कि वो रिफ्यूज़ कर सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स वो उसके कोई रीजंस वगैरह बयान करेगा, कुछ इस तरह नहीं कि वो ब्लाइंडली जो है इसको रिफ्यूज़ करते। एम्बार्कमेंट, वाटर कोर्स, वेल, टैंक और लैंड वेयर सप्लाई ऑफ वाटर डिपेंड्स। अब देखें ना, अगर कोई कुआं खुदा हुआ है किसी ज़मीन पे और उस ज़मीन को आपने वो करना है, या ट्यूबवेल है या उसके ऊपर कोई झील है, तो अब आप उसको डिवाइड तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने उसको डिवाइड किया तो फिर पानी, मतलब वो झील कैसे डिवाइड होगी या वो कुआं कैसे डिवाइड होगा। हाँ, फिर ये है कि आप उस कुएं से जो पानी निकलेगा उसके लिए फिर आप इरिगेशन का जो पर्पज़ है उसको आप एक टाइम टेबल उसका मुहैया कर सकते हैं, लेकिन उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। देयर इज पास्चर और ग्रेजिंग लैंड सिचुएटेड एनी लैंड इन टाउन और विलेज एरिया, ये तो हमें पता है कि वो तो लैंड है ही नहीं। Revenue officer shall determine the utility of above land as to how many shares shall go to the co-sharers. Revenue officer shall divide the profits arising out from that land or percentage of utility among the co-sharers when the application for partition is received. तो ये एक नॉर्मल सी एक चीज़ है कि जो भी उसमें आपके जो प्रॉफिट्स हैं उनको डिवाइड करते हैं। इसी तरह फिर लाइबिलिटीज़ भी अगर उस लैंड के साथ कोई अटैच है तो वो भी डिवाइड होती है ना। अगर वो लैंड मॉर्टगेज की हुई है ऑलरेडी और वो मॉर्टगेज लैंड डिवाइड हुई हुई है, उसमें कोई सिक्योरिटी ली है दोनों बंदों ने, तो जब डिवाइड होगा तो फिर वो भी डिवाइड होगा, सारी बात है। इसलिए ये एक बड़ा कम्प्लेक्स इशू बन जाता है। रेवेन्यू ऑफिसर आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस फिक्सेस द डेट फॉर हियरिंग। अच्छा, अब ये है कि जब आपने एप्लीकेशन दे दी तो उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो नोटिस सर्व करेगा सारों को, और नोटिस सर्व करने का तरीका वही है जो हम पहले इसी चैप्टर में इसी एक्ट में पढ़ के आए हैं। टू ऑल द को शेयर रिकॉर्डिंग इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हु हैव नॉट ज्वाइंड इन एप्लीकेशन, यानी कि कुछ तो ऐसे होंगे ना जो जिन्होंने एप्लीकेशन ज्वाइन की होगी, कुछ ऐसे भी होते हैं कई दफ़ा को शेयर जिन्होंने एप्लीकेशन ज्वाइन नहीं की होती उनको पता ही नहीं होता, तो आपने उनको भी नोटिस सर्व करने। टू ऑल पर्सन्स हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड इन लैंड सो अप्लाइड फॉर पार्टीशनिंग इफ ही थिंक्स फिट, यानी कि वो खुद रेवेन्यू ऑफिसर की डिस्क्रिप्शन है कि वो इसके अलावा भी अगर कोई और भी इंटरेस्टेड बंदा हो जिसका नाम शायद रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में ना दिया हुआ हो तो उसको भी वो नोटिस भेज सकता है। ऑन द डे ऑफ हियरिंग, ये सेक्शन 138 है। ऑन द डे ऑफ हियरिंग रेवेन्यू ऑफिसर शैल असरटेन वेदर एनी अदर को शेयर डिजायर्स टू जॉइन पार्टीशन एंड इफ सो रेवेन्यू ऑफिसर शैल ऐड हिज नेम एज एप्लीकेंट इन पार्टीशन। सो दिस इज़ वेरी वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। उस दिन अगर कोई और बंदा आता है और उस बंदे को देख के रेवेन्यू ऑफिसर ये पूछता है अभी तुम इसमें शामिल हो जाते हो, तुम्हारा कोई इंटरेस्ट है इसमें, वो बताता है जी मेरा ये इंटरेस्ट है, तो फिर उस वक्त अगर रेवेन्यू ऑफिसर समझता है ठीक है, उसको भी वो एप्लीकेशन में कहता है चलो इसको भी तुम्हें भी आइंदा से नोटिस भेजा करेंगे, तुम्हें भी सुनने का मतलब मौका दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर इसके बाद जो है ना वो रेवेन्यू ऑफिसर नहीं रहता, फिर वो रेवेन्यू कोर्ट की सूरत इख्तियार करना शुरू कर देता है। If revenue officer thinks fit on the day of hearing that partition does not follow good and sufficient cause, may reject the partition. Revenue officer shall record the grounds of such rejection. पर देखें जिस तरह अगर उस पर कोई डैम बना हुआ है, कोई झील बनी हुई है, कोई उधर वो कोई कुआं खुदा हुआ है और आप ये कहते हैं जी कि इस लैंड की तो पार्टीशन हो ही नहीं सकती और फ़ायदा ही नहीं, इस पार्टीशन का कोई वो नहीं है, कोई जवाज़ नहीं बना, तो फिर वो उसको रिजेक्ट कर देगा। और उसको रिजेक्ट करने के बाद हाँ ये है कि वो उनके लिए
कहेगा अगर कोई कि भाई इसके जो लाइबिलिटीज़ हैं या इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो आपस में आप लोग कैसे डिवाइड करें, ये वो बता देगा, बता सकता है, रिटन ऑर्डर में वो कर सकता है और वो इसकी ग्राउंड्स देगा। ये अंडर सेक्शन 139 है। When revenue officer satisfied that there is sufficient ground of partition, he shall ascertain the question as to title in the property for which partition is applied, how the property is divided and what shall be the mode of partition। अब देखें, अगर तो ये समझता है कि नहीं पार्टीशन होनी चाहिए, तो पहला काम तो देखें ना, उसने ये चेक करना है कि भाई इसके साथ इस लैंड में टाइटल्स किन किन के हैं। अब इंटाइटलमेंट किन किन की हो सकती है उस लैंड में, जो उसका टेनेंट है, जिसको अगर वो लैंड की मॉर्टगेज है तो वो मॉर्टगेजी है या कोई और इस तरह, यानी जिन जिन का जो जो इंटरेस्ट है वो पहले उन इंटरेस्ट को मेजर करता है, उन इंटाइटलमेंट्स को देखता है कि किस किस की क्या इंटाइटलमेंट्स है, और फिर उसके बाद वो देखेगा। अच्छा, इंटाइटलमेंट्स कर देखने के बाद, यानी पहले क्वेश्चन ऑफ टाइटल्स देखेगा और उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी को डिवाइड करेगा और वो कोई ऐसा मोड प्रेजेंट करेगा, चलें जी हम इसको ऐसे पार्टीशन इसकी करते हैं। अब अगर कोई मॉर्टगेजी है, फ़र्ज़ किया एक बैंक है, वो उसको मॉर्टगेज की हुई है लैंड, तो ज़ाहिर बात है उसके इंटरेस्ट का भी ख्याल रखा जाएगा। देखना, अगर 10 से 12 को शेयर्स है और उन्होंने कोई सिक्योरिटी ली है, कोई डेट लेने के लिए उन्होंने बैंक को मॉर्टगेज की हुई है, तो फिर उस सूरत में, लेकिन देखिए मॉर्टगेजी जो है ना, मॉर्टगेजी, अच्छा याद रख ले, मॉर्टगेजी इज़ नॉट नॉर्मली एंटाइटल्ड फॉर पार्टीशन। कोई बैंक किसी के पास ज़मीन रखवाई हुई है, आपने रहन रखी हुई है, तो मैं ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इफ़ देर इज़ अ मॉर्टगेजी इज़ नॉर्मली नॉट इंटाइटल्ड फॉर पार्टीशन, ये याद रख लें। रेवेन्यू ऑफिसर में डिसाइड द क्वेश्चन हिमसेल्फ। अच्छा, अब देखें, अगर तो अब हम ये क्वेश्चन ऑफ टाइटल की बात कर रहे हैं कि किस किस की क्या इंटाइटलमेंट है उसमें, क्या कोई टेनेंट बैठा हुआ है, कोई मॉर्टगेजी बैठा हुआ है, किसी को प्लेज की हुई जगह, किसी का उस पर से रास्ता गुजर रहा है, यानी किस किस का क्या टाइटल है। अब उसने उन टाइटल्स को डिसाइड करना है पहले, पार्टीशन से पहले टाइटल्स डिसाइड होंगे। देखना, जो आपने जो पार्टीशन कर रहे हैं, वो पार्टीशन ज़रूरी नहीं कि वो पार्टीशन आप सिर्फ ऑनरशिप की कर रहे हैं। अगर 2 से 3 को टेनेंसी में लोग हैं, यानी इकट्ठे काश्त करते हैं लोग, ज़मीन मेरी है और उसमें 10 काश्तकार हैं, वो इकट्ठा काश्त करते हैं, अगर वो काश्तकारी इकट्ठा करना चाह रहे हैं और उस काश्तकारी के लिए वो लैंड को डिवाइड करना चाह रहे हैं, पार्टीशन करना चाह रहे हैं, तो वो भी को टेनेंसी भी जाती है पार्टीशन में। He may direct the concerned parties to file a suit in civil court within 90 days of this order and proceedings before revenue court is stayed. So another thing can happen to decide the title of the land. revenue officer जो है वो सबसे पहले वो हो सकता है सिविल, उनको कहे कि तुम जाओ सिविल कोर्ट में जाओ, सिविल कोर्ट में जाके सूट फाइल करो, फिर जो अगर वो को शेयर्स जो है वो सिविल कोर्ट जाते हैं विदिन 90 डेज, और बाद में वहाँ पे सूट फाइल करके वहाँ से एक कोई डॉक्यूमेंट ला के रेवेन्यू ऑफिसर को प्रेजेंट करते, देखिए जी हमने उधर फाइल करे, तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो प्रोसीड नहीं करेगा, प्रोसीडिंग स्टे हो जाएंगी। बट इफ पार्टी फेल्स टू फाइल सूट, देन रेवेन्यू ऑफिसर शेल डिसाइड द केस हिमसेल्फ आइदर एज अ रेवेन्यू कोर्ट और सिविल कोर्ट। देखिए, अगर तो क्वेश्चन ऑफ टाइटल जो है ना वो नॉर्मली सिविल कोर्ट डिसाइड करे, तो देन रेवेन्यू ऑफिसर हिमसेल्फ विल बिकम अ सिविल कोर्ट। अब अगर रेवेन्यू ऑफिसर खुद से सिविल कोर्ट के इख्तियारात लेता है, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर CPC के सारे कवानीन स्ट्रिक्ट सेंस में लागू होंगे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट सेंस में जिस तरह से होते हैं, और उसको डिक्री शीट तैयार करनी पड़ेगी। अपील शैल लाई टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब जितनी उस इलाके में वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर है उस हिसाब से, क्योंकि देखना अगर उसने एज अ सिविल कोर्ट ही काम किया है तो फिर इसको वो ऊपर चैलेंज करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में। अपॉन द कंप्लीशन ऑफ पार्टीशन, रेवेन्यू शैल ऑफिसर शैल प्रिपेयर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन एंड शैल रिकॉर्ड्स द डेट सो इफेक्ट। तो वो एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो तैयार करता है। अच्छा, इसमें एक और ये चीज़ अभी आपको मैं बता दूं कि नॉर्मली हमने ये भी देखा है कि जब रेवेन्यू ऑफिसर एज अ सिविल कोर्ट काम कर रहा हो और अगर वो ठीक तरह से काम ना कर रहा हो, तो आप उस कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन की सिविल कोर्ट में एक दरख्वास्त दे देते हैं कि भाई देखें रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो इस तरह से वो सही नहीं कर रहा, उसकी प्रोसीडिंग को ख़त्म किया जाए, उसकी प्रोसीडिंग को स्टे किया जाए। तो ये आप सिविल कोर्ट में जाते हैं, और सिविल कोर्ट जो है फिर वैसे रेवेन्यू मामलात में दखल अंदाज नहीं दे सकती, लेकिन इन मामलात में वो चेक कर सकती है कि अगर रेवेन्यू ऑफिसर एज अ सिविल कोर्ट काम कर रहा है तो वो किस तरह से कैसा काम कर रहा है।
रेवेन्यू ऑफिसर में मेक इंक्वायरी। अच्छा, इसके अलावा अगर क्वेश्चन ऑफ टाइटल के अलावा और कोई क्वेश्चन हों तो फिर वो कैसे होते हैं? रेवेन्यू ऑफिसर में मेक इंक्वायरी टू द क्वेश्चन एज टू प्रॉपर्टी टू बी डिवाइडेड और द मोड ऑफ मेकिंग अ पार्टीशन एंड रिकॉर्ड द डिसीजन, यानी कि किसी और तरह के सवाल के ऊपर वो कोई डिसीजन दे सकता है। एंड अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर लाइज within 30 days the revenue officer shall stay further proceeding pending the disposal of the appeal. If an applicant for partition is dissatisfied with an original or appellate order and applies for permission to withdraw from proceeding in the partition, he shall be permitted to withdraw there from on such terms as the revenue officer thinks fit. यानी कि अगर कोई बंदा इन पार्टीशन प्रोसीडिंग से इन चीज़ों से डिससेटिस्फाइड है तो वो अपना नाम नहीं, वो कहता है ठीक है जी मैं इस सूट का हिस्सा नहीं बनना चाहता। After withdrawal, the revenue officer may, where the other applicants desire the continuance of the proceedings, continue them in so far as they relate to the partition of the shares of those other applicants. देखा ना, जो बंदा उनसे सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपने शेयर की हद तक बाहर निकलेगा ना, तो उसके शेयर की हद तक डिसीजन नहीं होता, और ये बाकी जो है वो उन लोगों के शेयर की हद तक डिसीजन जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर कर सकता है। लेकिन याद रखें कि एक और चीज़ आपने ये भी याद रखनी है कि जो पार्शियल पार्टीशन है, पार्शियल पार्टीशन का कॉन्सेप्ट जो है वो लाई नहीं करता, पार्टीशन फुल ही होनी चाहिए, पार्शियल पार्टीशन नहीं होती। इसलिए नॉर्मली इस तरह के केसेस में फिर रेवेन्यू ऑफिसर जो है ना वो प्रोसीडिंग्स ड्रॉप भी कर देते होते हैं। नेक्स्ट, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन विद डेट इज प्रिपेयर्ड। ये जैसे हमने पहले बात की कि जब ये सारी प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी तो एक इंस्ट्रूमेंट यानी एक डॉक्यूमेंट बनता है पार्टीशन का जिसमें सारा कुछ लिखा होता है। When the partition is decided, revenue officer shall give possession to the parties concerned, and if an application is made within 33 years of such partition, he shall give effect to it. If application is not made within 3 years after partition, then right of revenue officer shall come to an end as to hear any objection. यानी उस partition का फिर objection उस पर वो नहीं सुनता। फिर within 9 years जो है ना आपके पास ये है कि आप सिविल कोर्ट में जाएं। Board of Revenue with the approval of government shall determine the cost and mode of partition in which costs are to be apportioned. देखिए, जो भी रेवेन्यू ऑफिसर करता है ना उसके बाद वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो किसी भी इलाके में जो पार्टीशन है उसके लिए पहले से फ्रेमवर्क मुहैया कर सकता है। In any case in which a partition has been made without the intervention of a revenue officer, any party thereto may apply to revenue officer for an order affirming the partition. देखिए ना, अगर कोई फ्रेंडली सेटलमेंट होती है, आपने अपने ख़ानदान ने मिल के खुद ही आपने आपस में पार्टीशन कर दी किसी लैंड की, तो उस पार्टीशन को बाद में रेवेन्यू ऑफिसर को सेंक्शन करने के लिए आप उसको एप्लीकेशन दे सकते हो। रेवेन्यू ऑफिसर फिर लेकिन पूरा प्रोसीजर उसमें अडॉप्ट करेगा, वो सारे को शेयर्स को देखेगा कि भाई सारे को शेयर्स ने ये मिल के ये फैमिली सेटलमेंट की है, वो पिछला जितना हमने प्रोसीजर पढ़ा है वो सारे को अडॉप्ट करेगा। अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो तो फिर दोबारा इसको वो ऐसे ही समझेगा कि जैसे मेरे पास नई एप्लीकेशन आई है, और हो सकता है आपकी फैमिली सेटलमेंट को वो ख़त्म करके अपने तरीके से सेटलमेंट करे। तो रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास ये वाले इख्तियारात होते हैं। एनी पार्टी प्रॉपर्टी एक्सक्लूडेड फ्रॉम पार्टीशन, अब ये सेक्शन 143 है कि देखिए अगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप पार्टीशन एक पूरी लैंड की करते हैं तो हो सकता है कुछ एरिया ऐसा हो जो अनपार्टीशनड रह जाए, तो जो अनपार्टीशनड एरिया रह जाए तो उसको भी फिर जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर जो को शेयर्स हैं या जो वहाँ पे पार्टीज इंटरेस्टेड होती है उनके हवाले कर सकता है, लेकिन ज़ाहिर बात है उसके लिए फिर जो कॉस्ट है वो उनको बियर करनी पड़ेगी। पार्टीशन ऑफ शामलात इज़ डन अकॉर्डिंग टू वाजिबुल अर्ज। याद रख लें कि जब शामलात की पार्टीशन होती है तो वो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स से मौजूद वाजिबुल अर्ज जो होते हैं उनके मुताबिक होती है, लेकिन उसमें करंट सिचुएशन देखनी ज़रूरी होती है। हो सकता है वाजिबुल अर्ज जब बने हुए हों उस वक्त जो है वो ज़मीन किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, फ़र्ज़ किया वो कैटल की ग्रेजिंग के लिए यूज़ होती है, जैसे कैटल की ग्रेजिंग की जो ज़मीन होती है उसको आप नहीं करते, पार्टीशन नहीं करते, लेकिन बाद में पता चला जी कि नहीं जी कैटल की ग्रेजिंग के लिए तो नहीं हो रहा, अब तो उधर कल्टीवेशन शुरू हो गई है, तो फिर वो वाजिबुल अर्ज में तो पुराने बने हुए हैं तो वो उनमें अपग्रेडेशन तो हुई भी नहीं है, तो उस हिसाब से भी यानी रेवेन्यू ऑफिसर जो है ना फिर वो मौका देखता है कि क्या चीज़ है किस, फिर उसमें खसरा गिरदावरी जो है वो उनको देखा जाता है। नॉर्मली जब भी आप पार्टीशन की, जब आप एक बात में आपको ये लास्ट एंड लीस्ट बात जो मैं आपको बता दूँ वो ये है कि जब नॉर्मली आप पार्टीशन की एप्लीकेशन देते हैं ना रेवेन्यू ऑफिसर को, इन बादालत जनाब नायब तहसीलदार साहब फलां मौजा के भी उसमें हम इतने को शेयर हैं, तो आप मुफस्सल फ़र्द वगैरह साथ लगाते होते हैं और उसमें फिर उसके बाद पटवारी जो है उसके पास जाके आप नक्शा अलिफ, नक्शा बे, नक्शा जिमी, अब किसी और वक्त में पढ़ेंगे क्या होते हैं, ये भी लगाए जाते हैं।
जिसमें वो आपके प्रोपोर्शनेट शेयर्स आपको निकाल के बताता है। बहरहाल यहाँ पर सिर्फ आपको ये ब्रॉड एक मकसद था ये चीज़ बताना। सो इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चन अबाउट इट यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो वेरी मच।